हाँ जी, जो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो मार्केट्स दो तरह की होती है और हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, वो कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और भी कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। हम जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अगेंस्ट हम पैसे रेस कर सकते हैं, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उनकी मार्केट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज मनी मार्केट, अनदर इज कैपिटल मार्केट। तो एक है जो आपकी मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को हम मैच्योरिटी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। मनी मार्केट में वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डील होते हैं जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 12 मंथ्स होती है, जिनकी जो हमें पेमेंट करनी होती है 12 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। कैपिटल मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट्स डील होते हैं, अब इसके एग्जांपल हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि मनी मार्केट में क्या क्या आता है, लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, शायद आप इकोनॉमिक्स में पढ़ भी चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं इसे। और कैपिटल मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होती है, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। अब जो कैपिटल मार्केट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जब कंपनीज को, जब बिजनेस फॉर्म्स को पैसे जरूरत होती है, वो डायरेक्ट ऑफर करती है लोगों को, कौन लोग हमें हमारे कंपनी में शेयर्स और डिबेंचर थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। डेब्ट मतलब डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। यानी कि प्राइमरी मार्केट में सीधा जब बिजनेस फॉर्म को पैसे जरूरत होती है और डायरेक्ट ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स को कि अगर आप हमारे शेयर्स, डिबेंचर खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जहां पे डायरेक्ट कंपनी इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है कि आप हमारे कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। जो सेकेंडरी मार्केट में भी डेब्ट और इक्विटी डील होते हैं, जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया वो चाहे तो सेकेंडरी मार्केट में दोबारा रीसेल कर सकते हैं। यानी ये प्राइमरी मार्केट ओरिजिनल इशू की मार्केट हो गई, जहां पे ओरिजिनली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होते हैं, उसके बाद आप इसे रीसेल कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। यानी सेकेंडरी मार्केट में आप जो जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया कंपनी में, वो जाके आगे दोबारा रीसेल कर सकता है, फिर वो आगे और किसी को रीसेल कर सकता है। तो एक तरह ये रीसेल मार्केट है। और ये प्राइमरी मार्केट, जो फर्स्ट टाइम जो इश्यू होते हैं शेयर डिबेंचर, तो इस मार्केट में कंपनीज ऑफर करती है इन्वेस्टर को, फिर एक इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को आगे बेच सकता है, रीसेल कर सकता है। हाँ बच्चों, मनी मार्केट की डेफिनेशन कि भैया मनी मार्केट होती क्या है। तो ये एक ऐसी मार्केट है बच्चों जहां जो आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, जहां जिस भी बैंक को, बड़ी बड़ी कंपनीज को जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर शॉर्ट टर्म, इट मे बी फॉर 1 डे, इट मे बी फॉर 2 डे, इट मे बी फॉर 7 डेज, 15 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर तक, उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो जो कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है फॉर 1 डे, एक दिन से लेकर 1 साल तक, वो ये मार्केट उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करवाती है। तो आप कह सकते हो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है, किसकी मार्केट है? शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मार्केट है। कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है फंड्स के लिए, उसके लिए मार्केट है। विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स, वो जो मॉनेटरी एसेट्स जो आपको पैसा अरेंज करा के दे फॉर लेस देन 1 ईयर तक, वो एसेट्स क्या होते हैं? मॉनेटरी एसेट होते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये इन्हें हम बोलते हैं मॉनेटरी एसेट। जो आपको पैसा अरेंज, जो आपके ऐसे एसेट जो आपको विद इन 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, विद इन 1 ईयर आपको कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, उन्हें मॉनेटरी एसेट बोलते हैं। इनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, इसीलिए हम इन्हें मॉनेटरी एसेट बोलते हैं। वो रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं, कई तो 7 दिनों में, 15 दिनों में भी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। हुज मैच्योरिटी इज 1 ईयर। मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी हो सकती है बच्चों? 1 ईयर तक हो सकती है। तो याद रखने वाली बात है, जो आपकी मनी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जो हमें शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करवाती है। किससे और किस में डील करती है? पहला आपको याद रखना है, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। किसके लिए मार्केट है ये? शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स, जो डील करती है मॉनेटरी एसेट में, जिसकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर तक होती है। मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। आपने किसी को पैसे दिए, मैक्सिमम 1 ईयर तक मिल जाते हैं, कई तो हो सकता है 1 दिन बाद ही दे दे। तो जो मेजर पार्टिसिपेंट मनी मार्केट, कौन कौन लोग पार्टिसिपेंट होते हैं मनी मार्केट में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। जैसे मेरे यहाँ पे है ना इंस्टीट्यूट के साथ क्या है, मुथूट फाइनेंस, तो वो NBFC है, वो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है वो मुथूट बैंक, कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, SBI, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। म्यूचुअल फंड सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड केयरफुली द प्रोस्पेक्टस।
दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सुना ही होगा आपने। तो ये म्यूचुअल फंड्स भी आपके मेजर प्लेयर्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जैसे बिहार गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, इनको भी पैसों की जरूरत होती है, ये भी कुछ टाइम के लिए पैसों की जरूरत है, तो ये भी इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसे ले सकती है, दे सकती है। कमर्शियल बैंक मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी। तो ये जो मेजर पार्टिसिपेंट है आपके। इसके अलावा आज ये बच्चों फीचर्स पे क्या है बच्चों, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के फीचर की बात करें तो हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को MMI बोलूंगा आगे से, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट MMI। तो MMI बच्चों क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी है कि जैसी आपको पैसों की जरूरत है, कई बार तो कई तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि आप डिमांड करोगे विद इन 2-3 डेज में आपको पैसा मिल जाएगा, तो इसे क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी कहा जाता है, क्योंकि मनी की तरह ही इसे कैश जैसे ही माना जाता है, तो इसे क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी माना जाता है कैश। और क्योंकि ये विद इन 7 डेज में भी आपको पैसा वापस मिल जाता है, बहुत जल्दी। जब कई बार डिमांड करो तब पैसा मिल जाता है, तो उसे मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट माना गया। दे आर अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड है, यानी कि जैसे अगर आपने बैंक से लोन लेते हो तो कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है, इनके अगेंस्ट कोई कुछ भी गिरवी रखवाना नहीं पड़ता, अनसिक्योर्ड होते हैं। और ये शॉर्ट टर्म डेप्ट सिक्योरिटीज होती है, होती है डेप्ट सिक्योरिटी। डेप्ट मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, डेप्ट क्या होती है, जिसके ऊपर हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, जिसको हमें रीपे करना होगा कुछ टाइम के बाद। तो ये डेप्ट है, उधार है, जो हमें लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 1 साल के अंदर वापस चुकाना पड़ता है। तो याद रखने वाली बात है जो ये अनसिक्योर्ड है, ये शॉर्ट टर्म डेप्ट सिक्योरिटीज है। लेस रिस्की क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना जो लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट जो पैसे रेज करते हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, कमर्शियल बैंक्स, RBI, यूनियन बैंक, जिनकी नेटवर्क बहुत ज्यादा होती है, म्यूचुअल फंड्स, NBFC, जिनकी अरबों में, करोड़ों अरबों में टर्नओवर होती है। तो छोटी मोटे इंडिविजुअल्स नहीं पैसे उठा सकते इनके थ्रू। तो यहाँ पे ये लेस रिस्की है, क्योंकि बड़े इनकी नेटवर्क ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इनकी गवर्नमेंट की बैकिंग है, तो ये इस यहाँ पे आपका बहुत कम रिस्क है। यहाँ पे हाईली लिक्विड, बहुत जल्दी विद इन 12 मंथ्स, मैंने बताया 7 दिन के अंदर भी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई चीजें अभी आपको पढ़ाऊंगा, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इसके अंदर आपको पैसे रीपे हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत हाईली लिक्विड इसे माना जाता है। हाँ, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपके 5 तरह के होते हैं। पहला जो ट्रेजरी बिल, इसे T बिल भी कहते हैं, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल। जो ट्रेजरी बिल के बारे में, हाँ जी, जो ट्रेजरी बिल कर रहे थे हम, पहले हम शुरू करेंगे ट्रेजरी बिल, इसे वो जो T बिल भी कहते हैं, ट्रेजरी बिल और T बिल। तो बच्चों सबसे पहले ये कौन इश्यू करता है, इसका इश्यूअर कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। इसका इश्यूअर कौन होता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो इश्यूअर है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन किसके बिहाफ पे इश्यू करता है, ऑन बिहाफ ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे ये इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को कहती है कि भैया हमें पैसों की जरूरत है फॉर मीटिंग, उनकी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, जो लेस देन 1 ईयर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ये आपको इसके अंदर ट्रेजरी बिल में करने की जरूरत है कि ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी होती है, फिर सैलरी वैलरी के लिए उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, तो उसके बिहाफ पे RBI इशू करता है। इसका मेच्योरिटी पीरियड ध्यान रखिएगा कितना होता है, ये कितने दिन के होते हैं, जो मेच्योरिटी ना हो कितने दिनों के बाद जो RBI इशू करता है, तो 91 डेज के अंदर आप पैसा वापस कर देता है RBI। ये बहुत याद रखने वाली बात है, 91 डेज के अंदर पैसा वापस आ जाता है आपका। ये किस फॉर्म में इशू किया जाता है, फॉर्म याद रखने वाली बात है, जो ये किस फॉर्म में इशू करते हैं, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में। जो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जैसे आपकी करेंसी है वो भी एक तरह प्रोमिसरी नोट है, उसमें क्या लिखा होता है, अगर आपने देखो 100 रुपया नोट, 2000 नोट, उस पर क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस, RBI के कहते गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे
दिस मच अमाउंट टू द बियरर, तो वो प्रॉमिस नोट है। अदरवाइज वो तो कागज और टुकड़ा है, उसके ऊपर लिखता है लीगल टेंडर क्यों बनता है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर उस पर साइन करता है और प्रॉमिस करता है कि आपको जिस बंदे का ये वाला प्रॉमिसरी नोट है उसके पास 2000 रुपये की वाला 2000 नोट है तो 2000 की वैल्यू मैं प्रॉमिस करता हूँ, यानी अगर आप बैंक में डालोगे तो आपको 2000 की वैल्यू मिल जाएगी, आपके अकाउंट में 2000 क्रेडिट हो जाएंगे, आप इससे 2000 की कोई चीज खरीद सकते हो। तो ये एक तरह प्रॉमिसरी नोट है। आरबीआई प्रॉमिस करता है कि जो 91 डेज के बाद ये हमारा प्रॉमिसरी नोट ले लो और हमें पैसे दो। फॉर एग्जांपल हमें 1 लाख रुपए दे दो, हम आपको प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं कि आप 91 डेज के बाद आओगे तो आपको 1 लाख रुपीस हम आपको प्रॉमिस करते हैं, जितना भी अमाउंट लिखा होगा वो हम देंगे। तो एक तरह प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। अगर हम इसके क्या कहते हैं फीचर्स की बात करें, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें बच्चों, तो फीचर्स समझिएगा। फीचर्स जो होते हैं आपके वो है हाईली लिक्विड, ये बहुत हाईली लिक्विड है बच्चों, क्योंकि 91 डेज बहुत ही लिक्विड है माना जाता है, 91 डेज के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। लेस रिस्की, क्योंकि बच्चों लेस रिस्की क्यों है, क्योंकि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की बैकिंग है, आरबीआई की बैकिंग है, तो और क्या चाहिए, पैसा डूब ही नहीं सकता। और तीसरा अगर हम बात करें आपका इसका तीसरा जो फीचर्स की बात करें तो बच्चों इसको बोला जाता है एश्योर्ड यील्ड मिलता है आपको, जो एक मिनिमम रिटर्न ऑफ यील्ड मतलब रिटर्न आपको मिलता ही मिलता है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, तो एश्योर्ड यील्ड आपको मिलना ही मिलना है। मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप ट्रेजरी बिल मिनिमम कितने अमाउंट के खरीद सकते हो, मिनिमम अमाउंट 25,000 और मल्टीपल ऑफ 25,000, यानी कि आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर कोई बंदा इन्वेस्टर है वो आरबीआई की ट्रेजरी बॉन्ड खरीदना चाहता है तो उसको मिनिमम 25,000 रुपये तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इसमें जो केस स्टडी में आती है कि इन्वेस्टर हो 20,000 रुपये से फालतू पैसा बढ़ा हुआ है और 20,000 रुपये खरीदना चाहता है ताकि शॉर्ट टर्म के लिए उसको अभी उसे इन्वेस्ट करना है, तो उसने सोचा कि मैं ट्रेजरी बिल खरीद लूँ, तो वो 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है। क्या वो खरीद सकता है ट्रेजरी बिल? आंसर नो, क्योंकि आपको मिनिमम 25,000 रुपये एक ट्रेजरी बिल आता है, आपको 25,000 रुपये तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्रेजरी बिल नहीं खरीद सकते। ये तो मल्टीपल्स ऑफ 25,000, जैसे आपके 25,000 का एक मिलेगा, अगर आपको 2 खरीदने तो आपको 50,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 30,000 है तो 30,000 का ट्रेजरी बिल खरीद लो, या 25,000 का एक आएगा या 25,000 या मिनिमम अमाउंट 25,000 है या मल्टीपल्स ऑफ 25,000 है। उसके बाद है बच्चों आपका क्या कहते हैं, इसको बच्चों जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है, इसे जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। इसे जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों किया जाता है बच्चों? क्योंकि इस पे एक कोई परसेंटेज रिटर्न नहीं होता, ये जनरली ना डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, वही उसका रिटर्न होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक 100 रुपए का आपका मान लो ट्रेजरी बिल टी बिल इशू किया 91 डेज के लिए, तो वो कहा जाता है कि भैया मान लो 100 रुपए का एक ट्रेजरी बिल है, ये डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है। मान लो कि डिस्काउंट हो जाएगा आपका 90, कि आप हमें 96 रुपीज दें, हम आपको 91 डेज के बाद 100 रुपए देंगे, तो वो जो 4 रुपीज जो है ना वो एक तरह के आरबीआई को डिस्काउंट दे रही है, और मतलब आरबीआई के लिए डिस्काउंट है कि 100 रुपए का ट्रेजरी बिल हम 96 में इशू कर रहे हैं, वो 4 रुपए का आरबीआई के लिए डिस्काउंट है, और आपके लिए क्या है, रिटर्न है, यील्ड है। यानी कि ये आपको जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए आता है, इसमें एक फिक्स रिटर्न नहीं मिलता, ये कहा जाता है ट्रेजरी बिल 100 रुपए का 91 डेज के बाद आरबीआई कहते हैं हम 100 रुपए देंगे, आज आप हमें 96 रुपीज दीजिए, और जो 4 रुपीज है वो डिस्काउंट है, यानी इशू प्राइस हो गया 96, इशू प्राइस हो गया 96, 100 रुपए वाला ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है 96 में, 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो इसलिए से जीरो कूपन बॉन्ड का आता है कि उसमें रिटर्न नहीं होता, डिस्काउंट ही उसका रिटर्न होता है। तो वही 4 रुपए आरबीआई के लिए डिस्काउंट हो गया, आपके लिए रिटर्न या यील्ड हो गया। इस तरह से बंदा रिटर्न कमाता है। सेकेंड है बच्चों हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या है बच्चों? कमर्शियल बिल एक ऐसा है, शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म इन्हें क्या बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 15 डेज से 1 ईयर तक होती है। अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड मतलब इसके अगेंस्ट कुछ भी जो बंदा पैसा ले रहा है उसको कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, तो ये अनसिक्योर्ड है। नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ आपको क्या होते हैं। प्रॉमिसरी नोट जहां पे प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको इतने दिनों के बाद फिक्स पीरियड के बाद आपको पैसे दे देंगे। नेगोशिएबल का क्या मतलब है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? नेगोशिएबल का मतलब है कि हम इसे आराम से किसी को इंडोर्स कर सकते हैं, जैसे आपने 11 में अकाउंट में पढ़ा था कि बिलो एक्सचेंज में इंडोर्स कर देते थे। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने किसी को ए पर्सन को इशू किया तो ए बी को इंडोर्स कर सकता है, बी सी को इंडोर्स कर सकता है,
अल्टीमेटली आखिरी में जिसके पास होंगे वो कंपनी से पैसे ले लेगा। फिक्स मैच्योरिटी पीरियड मैंने आपको बता दिया, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है आपका, उस पर लिखा होता है कि कितने दिन का है, 15 दिन से 1 साल तक हो सकता है। उसके अंदर लिखा होगा कि 15 दिन के बाद हम पैसे देगी कंपनी या 1 साल के बाद पैसे देगी। इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्थीनेस कंपनी, ये ऐसे इंडिविजुअल नहीं इशू कर सकते, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इशू कर सकती है जिनकी बहुत क्रेडिट वर्थीनेस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी से इन्हें इशू कर सकती हैं। छोटा मोटा कोई इंडिविजुअल इसे इशू नहीं कर सकता। ये शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए होती है कि जो उनको कुछ टाइम के लिए पैसे चाहिए उस चीज़ के लिए होती है। और जनरली ये जो पैसा उठाती हैं लोअर रेट पे उठाती है मार्केट रेट, यानी जैसे मार्केट में जो पैसा मिल रहा है 10% मिल रहा है तो ये 9% पे उठाती हैं। ठीक है बच्चों, तो और ये याद रखने वाली बात है, ये जो जनरली इसके थ्रू जो पैसा उठाया जाता है, कमर्शियल बिल के थ्रू पैसा जो उठाया जाता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है। जैसे कंपनी को सीजनल डिमांड आ गई है, दिवाली के टाइम पे एकदम स्टॉक याद रखना पड़ता है, या वर्किंग कैपिटल, सीजनल या वर्किंग कैपिटल के लिए या इस पैसे का इस्तेमाल करती है कंपनी। तो याद रखने वाली बात है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बनती है। आपको एक कंपनी बना दी जाएगी, उसे बता दिया जाएगा उसे वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो उसके पास आपसे पूछा जाएगा कौन सा सोर्स ऑफ किस तरह से पैसा रेज कर सकती है अदर देन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो आप कहोगे कमर्शियल बिल। ये जो इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, जैसे आपने अगर डिवेंचर चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पे भी मैंने आपका अकाउंट्स में आपने पढ़ा हो कि 100 रुपये का डिवेंचर था, वो इशू कर दिया जाता है 96 पे, तो यहाँ पे भी वही इसका यहाँ पे इंटरेस्ट होता है कि मान लो 100 रुपये कमर्शियल पेपर है, वो इशू कर दिया 96 में, वो 4 रुपीज़ इसका आप इसे बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट, वही एक तरह का यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे ब्रिज फाइनेंस, इट इज यूज फॉर कंपनीज फॉर ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस क्या होता है, मान लो कंपनी ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, मान लो 400 करोड़ चाहिए। अब वो 400 करोड़ के लिए वो कंपनी सोच रही है शेयर्स और डिवेंचर इशू करेगी, लेकिन शेयर्स डिवेंचर का पैसा आने में टाइम लगता है, तो उस पैसे को रेज करने के लिए भी और भी बहुत सारी कॉस्ट लगती है। जैसे आपका हो गया कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा चाहिए होता है कंपनी को, लाइक प्रोस्पेक्टस इशू, प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने की कॉस्ट, प्रोस्पेक्टस इशू कराने की कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग देने की कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट पेपर में देनी पड़ती है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कंपनी को उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो उस लेकिन अभी शेयर और डिवेंचर पैसा अभी टाइम लगता है आने में, तो तब तक के लिए जो पैसा है वो कंपनी कमर्शियल बिल से पैसे उठा लेती है, फिर बाद में जो शेयर और डिवेंचर से पैसा आता है तो वो जो कमर्शियल पेपर जो जिससे पैसे जो शेयर्स और डिवेंचर से पैसा आता है वो उससे पैसा इन लोगों को जिनको कमर्शियल पेपर इशू किए होते हैं उनको लौटा दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज फाइनेंस, ब्रिज फाइनेंस आपको समझ आ गया हो क्या होता है कि कंपनी शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करने के लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत होती है। जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो उन्हें पैसों की जरूरत है, तो उन्हें शेयर्स और डिवेंचर इशू करने की सोची, लेकिन 400-500 करोड़ के लिए उनको अभी शुरू में 10-20 करोड़ रुपया चाहिए, जो कि फ्लोटेशन इन ड्यूरिंग जब तक वो पैसा आता है उसके फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करने के लिए, प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो उसके दौरान ही ब्रिज का काम करता है। ब्रिज होता है ना जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, यानी जब तक आपको पैसा आएगा, जब तक शेयर और डिवेंचर का पैसा आएगा और अब से लेकर जब तक शेयर डिवेंचर पैसा आएगा उस टाइम तक हम अपने पैसों की जरूरत कैसे पूरी करें, तो शेयर्स के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट चाहिए, तो वो ये पैसा रेस करता है, इसलिए इसे ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी। जो कॉल मनी क्या होता है कि एक बैंक को दूसरे बैंक से जब पैसा रेस करता है तो उसे उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कॉल मनी, और ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। रीपेमेंट ऑन डिमांड, जब भी एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसों की जरूरत होती है तो वो दे दिया जाता है, और वापसी भी जब दूसरा बैंक वापस मांगता है उसे वापस उसी टाइम करना होता है। तो इट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए, यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब एक बैंक को पैसों की जरूरत है वो दूसरे बैंक से पैसा उधार ले लेता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को कॉल मनी बोलते हैं। इसकी बच्चों मैच्योरिटी पीरियड वेरीज करती है 1 दिन से 15 दिन तक, यानी 1 दिन से 15 दिन के लिए पैसा उधार लिया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक से, एंड यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेने के लिए यूज करता है। यानी याद रखने वाली बात है जो कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे एक बैंक को पैसों की जरूरत है, मान लो 1 से 15 दिन के लिए, तो वो दूसरे बैंक से उधार ले लेता है, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। वापसी करना होता है जब भी दूसरे बैंक को इन 15 दिनों के जब भी पैसों की जरूरत होगी दूसरे बैंक को उसे पैसा लौटाना पड़ेगा। ये जो आपने सुना होगा CRR कैश रिजर्व रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो,
जो आपने ये सुना होगा इकोनॉमिक्स में कि हर बैंक को कुछ परसेंटेज उसके जो डिपॉजिट, जो बैंक के पास आप लोग डिपॉजिट कराते हो, उसी कुछ परसेंटेज बैंक को कैश या कैश फॉर्म में रखनी पड़ती है। हाँ, जो तो कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक आपने सुना होगा कि हर बैंक को कुछ पैसा रखना पड़ता है, जो उसका टोटल डिपॉजिट है कुछ पैसा उसे कैश या लिक्विड फंड्स में रखना पड़ता है, कैश या अदर बैंक्स के पास रखना पड़ता है या ट्रेजरी बिल्स के अंदर रखना पड़ता है। उनमें से एक ये भी होता है बच्चों आपका कॉल मनी। तो एक बैंक दूसरे बैंक जो CRR रेशियो मेंटेन करने के लिए जो उसको लिक्विड फंड्स में पैसा रखना पड़ता है, उसमें कॉल मनी भी रखा जा सकता है। तो ये यूज बाय द बैंक टू मेंटेन्स कैश रिजर्व रेशियो। और आपको पता है कैश रिजर्व रेशियो जो RBI है वो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली ये कॉल मनी भी उनमें बैंक को चेंज करनी पड़ती है। जिस इंटरेस्ट रेट पे एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है उसे बोलते हैं कॉल रेट। यानी कॉल रेट वही इंटरेस्ट रेट है जहां पे एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है। मुझे ये बहुत वेरी करता है, इवन डे टू डे वेरी करता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, इवन कई बार तो आर्ली भी वेरी कर जाता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो याद रखने वाली बात है, इट इज अ वेरी वॉलेटाइल, आर टू आर वेरी करता है, क्या कहते हैं, डे टू डे वेरी करता है, इवन घंटों के बाद भी वेरी कर जाता है। इट इज वेरी वॉलेटाइल। मुझे ये इसकी इनवर्स रिलेशनशिप होती है अदर मार्केट, जो कॉल मनी की आपका जो कॉल रेट है उसकी कॉल रेट की इनवर्स रिलेशनशिप होती है कॉल रेट एंड अदर जो आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उनकी इनवर्स रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल अगर कॉल रेट बढ़ता है तो अदर मनी मार्केट चीपर हो जाते हैं, तो बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से पैसा रेज करता है। अगर ये सस्ता है कॉल रेट, इसका कहते हैं कॉल रेट सस्ता है, तो बैंक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से सर्टिफिकेट डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर से पैसा नहीं रेज करता, कॉल मनी से बैंक्स रेज कर लेते हैं। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। हाँ जी बच्चों, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट क्या होता है? इट इज अनसिक्योर्ड, यानी अनसिक्योर्ड, इसके अगेंस्ट कोई भी गिरवी नहीं रखा जाता। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है। बियरर फॉर्म में होता है। बियरर फॉर्म मतलब जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसी को पैसे बैंक देगा। कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं। कमर्शियल बैंक मतलब कैनरा बैंक, यूनियन बैंक या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनका काम होता है कि किसी चीज़ को डेवलप करना, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उनका काम है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक्स जो होते हैं जिनका काम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना, ऐसी संस्थाएं इनको इशू कर सकती है। अगेंस्ट द डिपॉजिट कैप्ड बाय द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो इन बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आते हैं कंपनीज के और इंस्टीट्यूशन के, उसके अगेंस्ट ही जनरली इशू करते हैं, उसके पैसे से इशू करते हैं। ये किसको इशू किया जा सकते हैं? इंडिविजुअल को भी इशू किया जा सकते हैं और कॉर्पोरेशन को भी इशू किया जा सकते हैं। जनरली बच्चों ये कमर्शियल सर्टिफिकेट डिपॉजिट कब इशू किए जाते हैं? एट अ टाइम ऑफ टाइट लिक्विडिटी, जब बैंक्स के पास बहुत टाइट लिक्विडिटी होती है। टाइट लिक्विडिटी कैसे? कि भैया लोग जो है बैंक को बहुत कम डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक को, क्योंकि बैंक कैसे चलते हैं, जो आप लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं और डिपॉजिट कराते हो उससे बैंक आगे लोन देता है। तो ये इशू किए जाते हैं एट अ टाइम ऑफ टाइट लिक्विडिटी, कि बैंक का लिक्विडिटी कम ही है, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम है और डिमांड फॉर क्रेडिट बहुत हाई है। लोग बैंक से ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं लेकिन जमा कम करा रहे हैं, तब ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट बैंक से इशू करते हैं। इट हेल्प्स इन रेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन शॉर्ट पीरियड, यानी बैंक को जब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, तब ये इशू किए जाते हैं। हाँ जी बच्चों, कमर्शियल बिल। जो कमर्शियल बिल क्या होता है? ये बिल एक्सचेंज होते हैं। वही बिल एक्सचेंज है जो आपने 11th में पढ़ा है ना, बिल्कुल वही चीज़ है। कौन इशू करता है? जो बिजनेस फर्म्स इशू करती है। किस लिए इशू करती है? आपको याद होगा बिल एक्सचेंज चैप्टर में आपने क्या था, ए ने बी को गुड्स बेचे, अब उसके बाद ए ने बिल लिखा बी के ऊपर और बी ने एक्सेप्ट किया, तो ए के पास आ जाता था BR और बी के पास आ जाता था BP। अब ए को वो पैसे मिलने होते हैं बिल एक्सचेंज के अगेंस्ट बिजनेस फर्म को स्पेसिफाइड टाइम के बाद, मान लो लेट से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन बिजनेस फर्म को पैसे की जरूरत है तो बिल बैंक से क्या करा देता था? डिस्काउंट करा देता था, और बैंक उसे इंटरेस्ट काट के, जिसे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते थे, वो हमें पैसे दे देता था। तो मेन पर्पस क्या है कि जब हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं तो कुछ टाइम पीरियड होता है पैसे मिलने के लिए, तो उस समय पैसे जिसने गुड्स बेचे होते हैं उसको पैसे की जरूरत होती है, तो उसके बिल लिख देता है, और बिल लिख देता है तो बिल वो एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, उसके अगेंस्ट में पैसे मिल सकते हैं। हम जब बिल बैंक से हम डिस्काउंट करा देते हैं, बैंक को इंटरेस्ट काट लेते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं। तो एक तरह से सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, एक तरह का ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो इट इज़ अ बिल एक्सचेंज है।
कौन इशू करता है? बिजनेस फॉर्म। ये आपने 11th में पढ़ा है अकाउंट्स में। किस लिए इशू किया जाता है? फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी को किसी को पेमेंट्स करनी है, तो टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए होता है। ये शॉर्ट टर्म है, नेगोशिएबल। आपने देखा था 11th में नेगोशिएबल मतलब किसी को इंडोर्स कर सकते हैं हम। इंडोर्स हो सकता था ना, सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी उस टाइम पीरियड के बाद अपने आप ही हमें पैसे मिल जाएंगे, विच इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द फर्म। मैंने अभी आपको समझाया, ए ने गुड्स बेचा था बी को, अब बी उसने उसके ए ने बी को बिल लिखा और बी ने एक्सेप्ट किया, तो आपको पैसे 3 महीने बाद उसने कहा, प्रॉमिस किया कि मैं आपको दे दूंगा, 3 महीने बाद अपने आप पैसे मिल जाएंगे। तो एक तरह शॉर्ट क्रेडिट सेल्स ऑफ द फर्म को फाइनेंस करने के लिए। तो ये भी आप इसके अंदर पूरा लिख सकते हैं जो मैंने बताया कि भैया एक ट्रेडर है, उसने गुड्स बेचे हैं और सामने वाले को कुछ टाइम के बाद पैसे मिलने हैं, तो ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया जिसमें उसने प्रॉमिस और कहा कि प्रॉमिस करो कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो जो 3 महीने बाद पैसे दे देगा, तो ये जो ड्रॉअर होता है उसका BRS होता है और उसके ड्रॉई को BP मिल जाता है, और ड्रॉअर जो है बिल बैंक से मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और बिल हम बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसे, और इसको ट्रेड बिल कहते हैं। जब बंदा बिल ड्रॉअर जो है उसके ऊपर एक्सेप्ट करता है, ड्रॉअर बिल लिखता है ड्रॉई के ऊपर और ड्रॉई एक्सेप्ट कर देता है, यस आई प्रॉमिस कि मैं पे कर दूंगा, तो वो ट्रेड बिल कहलाता है। और इस ट्रेड बिल को आप बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, जिसे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस है इंटरेस्ट बोलते हैं, वही डिस्काउंटिंग चार्जेस है इंटरेस्ट होता है। अगर बच्चों ये जो बिल है, अगर कौन एक्सेप्ट करे, बिल जो है ट्रेड बिल जो है एक्सेप्ट कर ले बैंक कि यस, कि बैंक कहे कि मैं पैसे दे दूंगा, किसी बंदे को प्रॉमिस करे, तो वो उसे कमर्शियल बिल बोलते हैं। यानी कि अगर बिल की गारंटी बैंक दे दे कि हाँ जी हम पे करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखने वाली बात है। कमर्शियल बिल फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है, फाइनेंस सेल्स के लिए होता है। अगर बैंक एक्सेप्ट कर ले तो उसे क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल। ठीक है।